आप इलेक्शन के बारे में ये 10 बातें सुने खटाखट के बारे में। आप ये 10 बातें आपको सुननी ज़रूरी है। इस वीडियो को आप नज़रअंदाज मत करना। इस वीडियो को पूरी शुरू से अंत तक देखना। दूसरा, बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन 239 सीटों के साथ वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। और जब विपक्ष के पूरे इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों ने मिलकर 235 सीटें जीती हैं, तब बीजेपी ने अकेले ही पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा 239 सीटें जीती हैं। तीसरा, देश में गठबंधन वाली सरकार का दौर एक बार फिर से लौट आया है। देखिए, ये एक बड़ा पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। गठबंधन सरकारों का दौर हमारे देश में लौट आया है और इस बार लोगों ने मजबूत सरकार का नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष का मैंडेट दिया है। आपको याद होगा, गठबंधन सरकारों का दौर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद से चला गया था, लेकिन अब गठबंधन सरकारों का दौर वापस लौट रहा है और जनता ने यही फैसला सुनाया है कि हमें गठबंधन सरकार चाहिए और हमें कोई ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। चौथा, बीजेपी को हिंदी पट्टी यानी जिसे हिंदी हार्टलैंड वाले राज्यों में जबरदस्त नुकसान हुआ है, जो कि उसका गढ़ होता था। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार से 30 सीटें कम मिली हैं और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और पूरे भारत में भी समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पांचवां पॉइंट, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला और बीजेपी खुद फैजाबाद में, जिस क्षेत्र में अयोध्या आता है, वहीं पर चुनाव हार गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो डिवाइड था, उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ है, यानी बीजेपी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा। छठा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ को नहीं भेद पाई और ममता बनर्जी ने पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल के लोगों का भरोसा अब भी उनके साथ है और बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, ममता बनर्जी अभी भी बीजेपी के काबू से बाहर है। सातवां पॉइंट, इस खंडित जनादेश ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अब किंग मेकर की भूमिका में ला दिया है। आज चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी इन दोनों लोगों का नंबर डायल कर रहे हैं और इनमें भी नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं और इन दोनों नेताओं के पास अब मिलकर 28 सीटें हैं, जो किसी के भी संभावना को बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आज चाहे इंडिया गठबंधन के नेता हो और चाहे एनडीए हो, सब लोग, जो बड़े नेता हैं, वो अपने मोबाइल फोन से सिर्फ चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार का नंबर डायल कर रहे हैं। आठवां पॉइंट, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जीतने के कुछ ही महीने के बाद परिस्थितियां बदल गईं और जिस राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीती और इसके बाद पिछले साल विधानसभा का चुनाव भी जीता, वहां इस बार बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं, यानी बीजेपी को राजस्थान में जबरदस्त नुकसान हुआ है। नौवां पॉइंट, बीजेपी ने विपक्षी दलों से आए जिन दल बदलू नेताओं पर अपना दांव खेला, वो दांव नाकाम रहा और महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी भी एनडीए को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाए। 10वां पॉइंट ये कि बीजेपी को अब भी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत है और वो आरएसएस की संगठन शक्ति को दरकिनार नहीं कर सकती। आपको याद होगा, चुनाव के बीच में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि बीजेपी अपने आप से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, उसे आरएसएस के सपोर्ट की, समर्थन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि आरएसएस के समर्थन की आवश्यकता है। और देखिए, एक और खास बात है, आज के जो नतीजे हैं, इनमें हारा कोई नहीं है। आज के नतीजों में सबकी जीत हुई है। आज ईवीएम की जीत हुई है, आज लोकतंत्र की जीत हुई है, आज विपक्ष की जीत हुई है और आज सरकार की भी जीत हुई है। आज हमारे देश के लोकतंत्र की जीत हुई है, आज हमारे देश के वोटर्स की जीत हुई है। यानी फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है अगर आप देखें तो। और इन नतीजों से दो और बातें पता चलती है। पहली बात यह कि बीजेपी और एनडीए को दलित, महिला और युवा वोटों का नुकसान हुआ है और दूसरा, जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद बीजेपी में शामिल हुए, वो बातें जो हैं वो वोटर्स को अच्छी नहीं लगी। उदाहरण के लिए, इंदौर में जहां वोटिंग से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए थे,
वहां 2,18,000 लोगों ने नोटा पर बटन दबा दिया। 2,18,000 वोट नोटा के नाम पर चली गई। और आखिर में आज के नतीजों का पूरा निष्कर्ष इस एक लाइन में छिपा है, और वो लाइन है, जो जीता वही सिकंदर। ये मैच है, ये मैच आखिरी बॉल तक चला और ये मैच बहुत करीब तक पहुंच गया। असल में लोगों की उम्मीदें एनडीए ने इतनी बढ़ा दी थी 400 पार का नारा देकर। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 370 सीटें हम अकेले बीजेपी के लिए जीत रहे हैं, यह कहकर लोगों की उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया। और लोगों को यह लगने लगा कि अगर 400 से एक सीट भी कमाई तो वो भी हार के जैसी ही है। लेकिन हमेशा याद रखना होगा कि सरकार 272 के आंकड़े पर बनती है और एनडीए ने 272 का आंकड़ा ले लिया है और सरकार एनडीए की बन रही है। अब मैच चाहे आप 1 रन से जीतें, चाहे 100 रन से जीतें या उससे ज्यादा से जीतें, जीत जीत ही रहती है और जो जीता वही सिकंदर। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने शानदार लड़ाई लड़ी। देखिए, एक बड़ी बात यह है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह वन साइडेड मैच है और इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। एग्जिट पोल्स ने भी यही कहा था, लेकिन आज बड़ी बात यह है, सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, फाइट दी। लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का जो बहुमत चाहिए वो उसके पास अब भी नहीं है। जबकि बीजेपी को इन चुनाव में बड़ी हार मिली, लेकिन इसके बावजूद एनडीए गठबंधन के पास आज स्पष्ट बहुमत है और इसीलिए इन नतीजों में बीजेपी हार कर भी सिकंदर बन जाएगी और विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी मोदी को हटा नहीं पाएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी का, उनके जीवन का पहला ऐसा चुनाव है जब वो अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए। पहली बार ऐसा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विधानसभा के 3 चुनाव लड़े और हर चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। इसी तरह वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत के लिए एनडीए के सहयोगी दलों पर अब निर्भर रहकर ही सरकार चलानी पड़ेगी। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड यह है कि दुनिया में आज तक किसी भी नेता को चुनाव में इतने वोट कभी नहीं मिले दुनिया के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं। यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और देखिए, वर्ष 2002 के गुजरात विधानसभा में उन्हें 1 करोड़ 2 लाख वोट मिले थे। फिर 2007 में 1 करोड़ 73 लाख वोट मिले। 2012 में उनकी सरकार को 1 करोड़ 31 लाख वोट मिले। फिर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17 करोड़ 17 लाख वोट उन्होंने दिलवाए। 2019 में 22 करोड़ 83 लाख वोट मिले और इस बार रात 9 बजे तक जब मैं आपको यह खबर दे रहा हूं तब तक बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 23 करोड़ 43 लाख वोट मिल चुके हैं। और जब आप इन सारे वोटों को अगर गिन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को आज तक हमारे देश में 66 करोड़ 84 लाख वोट मिल चुके हैं। और इतने वोट दुनिया में कभी भी किसी भी देश में, किसी भी युग में, कभी भी किसी भी नेता को नहीं मिले। और ये एक विश्व रिकॉर्ड है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बना दिया है। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा हो रही है और इस यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश भी है और आज यूपी का एक और मतलब भी है और वो है उलटफेर। आज यूपी का मतलब बदल गया है। यूपी है उलटफेर। पिछली बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीती। इस बार बीजेपी सिर्फ 32 सीटें जीत पाई और उसे पूरे 30 सीटों का नुकसान हुआ। असल में ये 30 सीट अगर बीजेपी ने न हारी होती तो बीजेपी खुद ही बहुमत के पास पहुंच जाती, बहुमत ले लेती बीजेपी अपने दम पर। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस बार नुकसान करा दिया और यह नहीं होता। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हमें लाइक और सपोर्ट करो, हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करो, जल्द से जल्द हमें सपोर्ट करो।
हमारे चैनल में आप सारी वीडियो को समझो इसे कि इलेक्शन की कितनी सीट मोदी की है और कितनी कांग्रेस की है, इसे समझो। चक्र कहते हैं और इसीलिए हम बार बार कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय बदलते देर नहीं होती, देर नहीं लगती। लेकिन स्मृति ईरानी के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश है, वो पार्टी में काम कर सकती हैं और हो सकता है कि बीजेपी उन्हें बहुत जल्द राज्यसभा में भी ले आए। स्मृति ईरानी के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, अजय मिश्रा टेनी, महेंद्र नाथ पांडे और साध्वी निरंजन ज्योति भी चुनाव हार गई हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से 4,79,000 वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी अपनी जीत का अंतर भी सिर्फ 1,52,000 वोटों का रह गया। जबकि राहुल गांधी इस बार रायबरेली सीट से 3,90,000 वोटों से जीते और वायनाड सीट पर राहुल गांधी की जीत का अंतर 3,64,000 वोटों का रहा है। यानी दोनों ही जगह राहुल गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से जीत हासिल की है। जो डर उन्हें पहले चुनाव से लग रहा था, देखिए राहुल गांधी चुनाव से पहले डर रहे थे। अगर नहीं डर रहे होते तो रायबरेली से चुनाव न लड़ते, अमेठी से लड़ते। और अब ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा होता तो वो अमेठी से भी बड़ी आसानी से इस बार जीत जाते, क्योंकि अगर केएल शर्मा ही अमेठी से जीत गए तो राहुल गांधी तो और भी बड़े मार्जिन से यहां से जीत सकते थे। लेकिन राहुल गांधी को कुछ आशंका जरूर रही होगी और इसीलिए उन्होंने वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद ही रायबरेली से अपनी उम्मीदवारी को घोषित किया। और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर आज पहुंचे तो आज उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी ने यह लोकसभा चुनाव अपने दम पर जीत लिया है। और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नैतिक रूप से इन चुनावों में हार गए हैं और यह जनादेश ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग और सरकार की कार्यशैली के खिलाफ आया है। और आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को भी धन्यवाद दिया है। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे।